हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम आपको यूथ साइंस बुक के प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। ये जो बुक है 101 राउंड एक्सप्रेस लाइन, इसके प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन हम आपको करवा रहे हैं। दोस्तों, आज हम आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 26 करवाने वाले हैं। इसके पहले हमने आपको 25 प्रैक्टिस सेट करवा दिया है और सभी की प्लेलिस्ट भी हमने आपके लिए बना दी है। दोस्तों, इन प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन दिए गए हैं और इन 25 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन दोस्तों, 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य क्या होगा? हमको कार्य बताना है दोस्तों, क्या होगा? ऑप्शन ए 50 न्यूटन, ऑप्शन बी -50 न्यूटन, ऑप्शन सी 50 जूल और ऑप्शन नंबर डी -50 जूल। अब सबसे पहले दोस्तों, अगर हम यहाँ पे ट्रिक दिखाए ऑप्शन के द्वारा सॉल्व करना चाहे तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए दोस्तों, कार्य की बात क्या है और कार्य का मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। तो न्यूटन तो हो ही नहीं सकता दोस्तों, ए और बी तो हमारा गलत हो गया। या तो 50 जूल होगा या तो -50 जूल होगा। और कार्य बराबर क्या होता है दोस्तों? ये होता है बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। बल कितना है दोस्तों? ये है 10 न्यूटन और बल की दिशा में विस्थापन कितना है? 5 न्यूटन है। तो 50 न्यूटन 50 जूल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? ऑप्शन ए नील्स बोर, ऑप्शन बी केपलर, ऑप्शन सी आर्किमिडीज या ऑप्शन नंबर डी केन रदरफोर्ड। तो दोस्तों, उत्प्लावकता सिद्धांत जो है इसकी पहचान करने का श्रेय ये दिया जाता है आर्किमिडीज को। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, इसकी फोकस दूरी f के पदों में डैश के बराबर होती है। ऑप्शन ए 2f, ऑप्शन बी f/4, ऑप्शन सी f या ऑप्शन नंबर डी f/2। अब दोस्तों देखिए, गोली दर्पण की बात करें, ये एक हमारा गोली दर्पण है, ठीक है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये है हमारा ध्रुव, ये हमारी मुख्य अक्ष हो गई। मुख्य अक्ष के बाद ये हो गया हमारा ध्रुव और ये हमारा क्या है? वक्रता केंद्र है। इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो बीच में एक सेंटर आएगा, इसी को हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। अब दोस्तों बोला है इसकी फोकस दूरी f के पदों में। फोकस दूरी कहाँ है दोस्तों? ये है हमारी, इसके मिड पॉइंट में होती है हमारी फोकस दूरी f। तो इसकी फोकस दूरी f के पदों में डैश के बराबर होती है ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। मतलब ये जो ध्रुव है, ये ध्रुव है और ये जो वक्रता केंद्र के बीच की दूरी f के पदों में। तो दोस्तों, ये जो दूरी होती है ये कितनी होती है? ये इसकी दुगनी होती है। किसकी? f की। किसकी होती है? f के पदों में दुगनी होती है। तो ये ध्रुव से पोल वक्रता केंद्र की जो दूरी होती है ये 2f हो जाएगी दोस्तों। अगर हम मान लेते हैं ये हमारा f है, तो ये कितना हो जाएगा? हमारा 2f हो जाएगा। कितना? 2f हो जाएगा। तो ए इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। जल में डूबे हुए कुछ कंचों को देखने पर उनका आकार वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जल एक डैश के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए समतल अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी अवतल लेंस या ऑप्शन नंबर डी समतल दर्पण। दोस्तों, जल में डूबे हुए कुछ कंचों को देखने पर उनका आकार वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि ये किसकी वजह से होता है? तो ये होता है हमारा उत्तल लेंस की वजह से। किसकी वजह से? उत्तल लेंस की वजह से होता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसी परिपथ में आमतौर पर निम्न में से किसके कारण शक्ति हानि होती है? ऑप्शन ए प्रतिरोध और प्रेरक, ऑप्शन बी केवल संधारित्र, ऑप्शन सी केवल प्रेरक या ऑप्शन नंबर डी केवल प्रतिरोध। दोस्तों, एसी परिपथ में आमतौर पर जो है प्रतिरोध और प्रेरक की वजह से शक्ति हानि होती है। किसकी वजह से? प्रतिरोध और प्रेरक की वजह से। 4 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 12 ओम के कितने प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए 3 प्रतिरोधक, ऑप्शन बी 8 प्रतिरोधक,
ऑप्शन सी 4 प्रतिरोधक या ऑप्शन नंबर डी 2 प्रतिरोधक। दोस्तों 4 ओम का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करना है और 12 ओम की बात की है। तो दोस्तों हम जानते हैं समांतर क्रम की बात कर रहा है। समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है आर टी, ये क्या होता है, ये होता है आर बाई एन के। आर बाई एन के होता है, हमको ये पता है, हम ये मान के चल रहे हैं। अब दोस्तों तुल्य प्रतिरोध कितना दिया है, 4 ओम का तो तुल्य प्रतिरोध है। आर कितना है दोस्तों, 12 ओम है और एन हमको निकालना है, मतलब कितने प्रतिरोध है। 4 से इसको जब काटेंगे दोस्तों 3 बार में जाएगा, तो एन का मान कितना निकल के आ जाएगा, 3 ओम। तो 3 प्रतिरोधक को जो है दोस्तों समांतर क्रम में संयोजित किया जाना चाहिए। तो ए इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक आदर्श ट्रांसफार्मर में ऑप्शन ए कुंडलों में प्रतिरोध नहीं होता, ऑप्शन बी क्रोड में किसी प्रकार की हानि नहीं होती, ऑप्शन सी क्रोड में अनंत पारगम्यता चुंबकशीलता होती है, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो दोस्तों एक आदर्श ट्रांसफार्मर में ये सभी गुण पाए जाते हैं। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला इनके द्वारा स्थापित की गई थी। ऑप्शन ए एस के मित्रा, ऑप्शन बी सी वी रमन, ऑप्शन सी होमी भाभा, या ऑप्शन नंबर डी विक्रम साराभाई। दोस्तों भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो है ये विक्रम साराभाई के द्वारा स्थापित की गई थी। किसके द्वारा, विक्रम साराभाई के द्वारा। अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है। ऑप्शन ए गोल्जी काय में, ऑप्शन बी रसधानियों में, ऑप्शन सी लाइसोसोम में, या ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया में। दोस्तों अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर जो है रसधानियों में संचित किया जाता है। किसमें, रसधानियों में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा स्थायी ऊतक का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए रक्त, ऑप्शन बी जाइलम, ऑप्शन सी हड्डी, या ऑप्शन नंबर डी त्वचा। दोस्तों जाइलम ऊतक जो है ये स्थायी ऊतक का उदाहरण है। कौन सा, जाइलम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों से F2 वंशज डैश की पद्धति द्वारा प्राप्त किया था। ऑप्शन ए स्वपरागन, ऑप्शन बी संकर परागन, ऑप्शन सी वनस्पतिक जनन, या ऑप्शन नंबर डी अलैंगिक जनन। दोस्तों मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों से F2 वंशज जो है ये स्वपरागन पद्धति द्वारा प्राप्त किया था। किसके द्वारा, स्वपरागन पद्धति के द्वारा। निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। ऑप्शन ए खमीर, ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम, ऑप्शन सी हाइड्रा, या ऑप्शन नंबर डी प्लेनेरिया। दोस्तों कौन सा जीव है जो पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है, तो ये है हमारा हाइड्रा। हाइड्रा जो है दोस्तों ये पुनर्जनन और मुकुलन के द्वारा प्रजनन कर सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन नंबर डी 1। दोस्तों स्तनधारियों के हृदय में जो है दोस्तों 4 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने, 4। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पाचन तंत्र में मौजूद रस डैश में शामिल होता है। ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन बी NaCl, ऑप्शन सी HNO3, ऑप्शन नंबर डी KCl। दोस्तों पाचन तंत्र में मौजूद रस जो है गैस्ट्रिक जूस में ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शामिल होता है HCl। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में पायरुवेट का ऑक्सी विघटन कहाँ पर होता है। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी केंद्रक, ऑप्शन सी मांसपेशियों, या ऑप्शन नंबर डी कोशिका द्रव्य। दोस्तों मानव शरीर में पायरुवेट का ऑक्सी विघटन जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश में प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं। ऑप्शन ए स्नायु, ऑप्शन बी सिराओं, ऑप्शन सी उपास्थि, या ऑप्शन नंबर डी हड्डी। दोस्तों प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर जो है ये सिराओं में पाए जाते हैं। किसमें, सिराओं में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दंत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच डैश होता है। ऑप्शन ए 8 से 9 के बीच, ऑप्शन बी 5.5 से 6.5 के बीच, ऑप्शन सी 5.5 से कम, या ऑप्शन नंबर डी 6.5 से 7.8 के बीच में। तो दोस्तों दंत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हृदय की छवि बनाने के लिए पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक तरंगों के परावर्तन का उपयोग करने वाली तकनीक को कहा जाता है। ऑप्शन ए सोनोग्राफी, ऑप्शन बी अल्ट्रासोनोग्राफी, ऑप्शन सी इकोकार्डियोग्राफी, या ऑप्शन नंबर डी इकोकार्डियोग्राम। दोस्तों हृदय की छवि बनाने के लिए पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक तरंगों के परावर्तन का उपयोग जो है ये इकोकार्डियोग्राफी में किया जाता है। तो उपयोग करने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है, इकोकार्डियोग्राफी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नाइट्रोजन में साझा इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या डैश होती है। ऑप्शन ए 6,
ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन नंबर डी 8। दोस्तों नाइट्रोजन में साझा इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है ये 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है, यह डैश से संबंधित है। ऑप्शन ए समूह 1 और आवर्त 1, ऑप्शन बी समूह 6 और आवर्त 2, ऑप्शन सी समूह 2 और आवर्त 2 और ऑप्शन नंबर डी है समूह 16 और आवर्त 3। दोस्तों एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है, यह समूह 16 और आवर्त 3 से संबंधित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होगी? ऑप्शन ए 173 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 373 डिग्री सेल्सियस या ऑप्शन नंबर डी 0 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होगी। कितनी? 100 डिग्री सेल्सियस। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश सबसे हल्की धातु है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन सी फास्फोरस या ऑप्शन नंबर डी हीलियम। दोस्तों लिथियम जो है ये सबसे हल्की धातु होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। समजाति श्रेणी के इनमें से किस यौगिक का क्वथनांक सबसे कम होता है? ऑप्शन ए C4H10O, ऑप्शन बी C3H8O, ऑप्शन सी है CH4O और ऑप्शन नंबर डी है C2H6O। तो दोस्तों समजाति श्रेणी के इनमें से CH4O का क्वथनांक जो होता है ये सबसे कम होता है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब एथेनॉल एक अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा प्रमुख उत्पाद प्राप्त होता है? ऑप्शन ए एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन बी एथेनल, ऑप्शन सी एथीन या ऑप्शन नंबर डी एथिल एथेनॉइड। दोस्तों जब एथेनॉल एक अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ अभिक्रिया करता है तो एथेनोइक अम्ल उत्पाद प्राप्त होता है। कौन सा? एथेनोइक अम्ल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक विषम परमाणुक अणु नहीं है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी CH4, ऑप्शन सी P4 या ऑप्शन नंबर डी NH3। दोस्तों विषम परमाणुक अणु नहीं है हमारा P4, तो सी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। इन 25 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।